फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज अकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 होगा। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है उसे अपलोड कर दिया गया है। जो अब तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो बीपीएससी का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसको जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक जो दिया हुआ है ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको जो है आप सब टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो है सेंड कर देंगे, वहाँ से जो है आप डाउनलोड करके इसे बना लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बताइए कौन हो जाएगा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय। तो पहला ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ मित्र, दूसरा हो जाएगा सतीश रंजन दास, तीसरा हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है यानी प्रथम भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1857 की विद्रोह जिससे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था, बर्मा जो है इसे भेज दिया गया था। और ध्यान रखिएगा 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष जो है समर्पण कर दिया तथा उन्हें जो है रंगून भेज दिया गया और 1862 ईस्वी में इसकी रंगून में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दादा भाई नौरोजी को जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब बनाए गए थे। तो इसको तो पहला ऑप्शन है 1886, दूसरा 1893 ईस्वी और तीसरा है 1906 ईस्वी। तो बताइए, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी को जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1886 में ही बनाया गया था और 1893 में भी बनाया गया था, 1906 ईस्वी में भी बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जो 1886 ईस्वी में बना था तो ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, और 1893 ईस्वी जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था लाहौर में हुआ था, और 1906 ईस्वी वाला जो अधिवेशन हुआ था ये भी कलकत्ता में हुआ था। ये तीनों का अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्षों के निर्वासन की सज़ा दे दी गई और बर्मा जो है भेज दिया गया था। बताइए कब दिया गया था। तो इससे जो दिया गया था 1924-25 में इसे निर्वासन की सज़ा जो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहेगा तो कब हो जाएगा 23 जनवरी को जो है इसका यानी जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहेगा तो कौन हो जाएगा। तो इसका राजनीतिक जो गुरु था तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो बताना है कि माउंट आबू जो है यानी कहाँ पे स्थित है। तो माउंट आबू जो हो जाएगा ये अरावली जो पहाड़ी है वहाँ पे ये माउंट आबू स्थित है। और ध्यान रखिएगा ये माउंट आबू कहाँ पे है तो राजस्थान में हो जाएगा। और अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर स्थित जो है गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और अरावली जो है ध्यान रखिएगा ये भी कि ये जो है प्राचीनतम जो है पर्वतों में से आता है। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल संधि निम्न को जोड़ता है। जो जिब्राल्टर जल संधि है ये किसको जोड़ता है। तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो कौन जिब्राल्टर जो है अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है जिब्राल्टर, ध्यान रखिएगा इसे। और जिब्राल्टर जल संधि जो है यानी ये स्पेन और अफ्रीका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे
बड़ा जो है सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो है सौर शक्ति संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा यानी भादला में जो है भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है स्थित है। और ये भादला कहाँ पड़ता है, तो ये भादला जो है राजस्थान में स्थित है, जिसकी जो है क्षमता है 2245 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा को भारत सरकार अधिक जो है महत्व दे रही है। और ये भी ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहेगा तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो बताइए कि जो टिहरी बांध है ये किस नदी पे है, तो टिहरी बांध जो हो जाएगा ये भागीरथी नदी पे जो है टिहरी बांध स्थित है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये टिहरी बांध जो है यानी उत्तराखंड में स्थित है और टिहरी बांध भारत का सबसे जो है ऊंची बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो बताना है कि भारत का जो है कौन सा जो है क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उससे जो है ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये जो पश्चिमी घाट है ये उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन से ढका हुआ है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 द्वारा वनों पर नियंत्रण प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो नया महानिदेशक अभी चुना गया है तो किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा जनार्दन प्रसाद को जो है चुना गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के इन बिहार के मानचित्र में इन स्थान 1 और स्थान 2 के बारे में बताना है कि ये स्थान जो है और ये स्थान जो है इसके बारे में बताना है। ये जो है यानी कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हो जाएगा पहला देखिए ये 1 जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा और ये भी जो है ये पूर्वी चंपारण में पड़ेगा। तो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में देख लिए क्या है, यानी यहाँ पे हो जाएगा लौरिया नंदगढ़। ये लौरिया नंदगढ़ जो है ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में है। और केसरिया जो स्तूप है ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा महाजनपद अंग जो है यानी अंग जो था ये भागलपुर में था और वज्जी जो है ये दरभंगा के इधर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जो है जनमत संग्रह करवाया है, तो नए जो है यानी संविधान पर जनमत संग्रह जो है यानी किस देश के द्वारा किया गया है, तो बताइए इसमें कौन हो जाएगा, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान जो है यानी इसी के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान का जो गठन हुआ था यानी 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप जो है उज्बेकिस्तान का यानी उज्बेकिस्तान देश का गठन हुआ था। अगला है कि कौन सा जो है शहर संपीड़ित बायोगैस पर जो है वैश्विक सम्मेलन का यानी मेजबान है, तो संपीड़ित बायोगैस पर जो है वैश्विक सम्मेलन का मेजबान कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली जो है यानी वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश इस शंघाई सहयोग संगठन का नया जो है अस्थाई सदस्य बना है, तो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का जो है सदस्य जो है हाल फिलहाल में अभी कौन सा देश बना है, इसका सदस्य जो बना है तो ये हो जाएगा ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बना है। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन में 8 देश था और अभी जो है प्रेजेंट में जो नया देश जुटा है तो ईरान जो है यानी इसका सदस्य बना है। और ये भी ध्यान रखिएगा शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना करेगा तो इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी यानी 6 सदस्य देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर जो है से सम्मानित किया गया है, तो क्रॉस जो है क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ जो है ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो किस देश के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है, तो इसे जो है यानी फ्रांस के द्वारा दिया गया है। जो अभी फ्रांस के यात्रा पे गए थे तो वहीं पे जो ये
पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि हर साल विश्व क्षय दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व क्षय दिवस जो मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 24 मार्च, दूसरा है 18 मार्च, तीसरा है 20 मार्च और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व क्षय रोग जो दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता जो है 2023 से 2027 तक किसको मिला है, ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को जो है इसकी अध्यक्षता जो है सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों द्वारा पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैनियों के द्वारा पवित्र ग्रंथ को सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग उसमें किया जाता है, तो वे जो है आगम जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं और जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य जो है 14 पूर्वाग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जो है अफीम युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये अफीम युद्ध जो हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच में ये अफीम युद्ध हुआ था और प्रथम जो युद्ध हुआ था ये 1839 से 42 ईस्वी में ये जो है युद्ध हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम जो है अफीम युद्ध समाप्त जो हुआ यह हो जाएगा 29 अगस्त 1842 ईस्वी को चीन और ब्रिटेन के बीच जो है नानकिंग की संधि के साथ जो ये प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ था। और दूसरा आ सकता है कि द्वितीय जो अफीम युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो है 1856 से 60 के बीच में हुआ था, ये भी चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। इसमें जो संधि हुआ था तियानजिन की संधि के साथ जो है द्वितीय अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के यानी किस काल को चित्रित धूसर मृदभान काल यानी PGW यानी फेज के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा काल हो जाएगा, तो ये काल हो जाएगा उत्तर वैदिक काल को जो है यानी चित्रित धूसर मृदभांड काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी यानी कब हुई थी, तो इसका मृत्यु हो जाएगा 1680 ईस्वी में जो इसकी मृत्यु हुआ था। और ध्यान रखिएगा यानी इसका जन्म जो है 1627 ईस्वी में हुआ था। और शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है इसका बड़ा पुत्र संभाजी उत्तराधिकार के युद्ध में अपने यानी भाई जो है राजा राम को पराजित कर मराठा जो है शासक बना था। और 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और मंत्री जो है यानी कलश के साथ जो है इसका जो है मृत्यु दंड की सजा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि अकबर के 9 रत्न में से किसके निर्देशक में महाभारत का जो है अनुवाद फारसी में किया गया था। बताना है आप सबको कि अकबर के 9 रत्न में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो महाभारत का जो अनुवाद फारसी में किया गया था तो ये हो जाएगा यानी फैजी के निर्देश में किया गया था। तो ऑप्शन जो है यानी फैजी कहीं पे है तो नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से यानी जो है कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा फैजी के निर्देशक में ही जो है महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद जो है शेख सुल्तान बदायूनी और नकीब खां के संयुक्त जो है प्रयास से किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि महाभारत का जो है फारसी अनुवाद को जो है रज्मनामा कहा जाता है। उसके बाद अगला आ सकता है कि पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद जो है यानी किया था अबुल फजल ने अनवर ए सादत के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है आगे कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व प्रणाली में किसान के साथ जो है सीधा लगान का निर्धारण किया जाता था। यानी किसानों से जो लगान लिया जाता था वो सीधा जो है यानी जो है डायरेक्ट रूप में लिया जाता था किसानों से। तो वो हो जाएगा कौन सा व्यवस्था था, तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था इसी के माध्यम से लिया जाता था। और ध्यान रखिएगा 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा भूराजस्व प्रणाली के किसानों के साथ जो है सीधा लगान का निर्धारण किया था। और रीड ने 12 महल क्षेत्र में
1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग जो है शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आत्माराम रामपांडु रंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया है। और ध्यान रखिएगा प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया गया है 1867 ईस्वी में बम्बई में जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के मंत्री परिषद यानी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री जो होता था यानी अष्टप्रधान में तो विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत जो है विदेश मंत्री को कहा जाता था। और ये भी ध्यान रखिएगा पेशवा जो है अष्टप्रधान का प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री होता था पेशवा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। तो किस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो ये हो जाएगा सरदार सरोवर जो परियोजना है यानी इसका जो निर्माण जो है नर्मदा नदी पे किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि ये परियोजना जो है संयुक्त राज्य की जो टेनेसी जो घाटी परियोजना है टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित भारत की प्रमुख जो है नदी परियोजना पर जो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत यानी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि बारी यानी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो बारी दोआब जो क्षेत्र है ये किसके बीच हो जाएगा? तो बारी जो दोआब है तो नाम से निकल जाए तो यानी ब से ब्यास हो जाएगा और र से रावी हो जाएगा। तो ब्यास और रावी के बीच का जो है ये क्षेत्र हो जाएगा बारी दोआब हो जाएगा। अगला है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो गोदावरी डेल्टा कहेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? ये गोदावरी डेल्टा जो है ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा स्थित है। और कृष्णा डेल्टा कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? कृष्णा डेल्टा भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और कावेरी डेल्टा कहेगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना है। इसका उद्गम जो हुआ है कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम जो हो जाएगा तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंगडुंग हिमांश से हुआ है। तो यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का यानी उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो बताना है कि जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा नीलगिरी का डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और ध्यान रखिएगा इस डोडा बेटा की ऊंचाई कहेगा कितना है? तो 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और वही कहेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाई मुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कहेगा अनाई मुडी का तो ये हो जाएगा 2695 यानी 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये अनाई मुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये अनाई मुडी चोटी जो है यानी केरल में जो है अनाई मुडी चोटी स्थित है। वही कहेगा डोडा बेटा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा यह नीलगिरी पहाड़ी पे है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में यानी शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? यानी कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में यानी शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये हो जाएगा जो आता है ये हो जाएगा किस सूची के अंतर्गत? तो हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 21 वर्ष से जो 18 वर्ष की आयु किया गया था यानी मताधिकार की आयु जो है ये हो जाएगा 61वां जो है संविधान संशोधन में यानी किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में यानी ये संशोधन हुआ था। और इसी में मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है 21 से 18 वर्ष किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता का अधिकार का जो उल्लेख किया गया है तो ये किस आर्टिकल में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये 23 से जो 24 है
तो ये हो जाएगा, इसमें शोषण के विरुद्ध का अधिकार के बारे में बात किया गया है। और 25 से जो 28 है इसमें हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 25 से 28। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदों की वरीयता क्रम में सबसे जो उच्च क्रम पर कौन होगा? तो सबसे जो उच्च क्रम पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो ये हो जाएगा सबसे उच्च क्रम पे यानी इन सब के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारत यानी प्रथम लोकसभा यानी प्रथम जो है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा यानी M.A. अयंगर जो है प्रथम जो है यानी इसके उपाध्यक्ष थे। और वही कहेगा प्रथम लोकसभा की अवधि जो है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 ईस्वी के बीच में था। और इसका जो है प्रथम सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये G.V. मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार जो है कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पूर्ण स्पर्धा। तो पूर्ण स्पर्धा में क्या होता है कि पूर्ण स्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपस्थित रहता है। और जो एकाधिकार वाला होता है एकाधिकार बाजार में विक्रेता एक रहता है और क्रेता जो है अनेक रहता है। और एकाधिकार बाजार में कीमत पर पूर्ण नियंत्रण यानी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के यानी अधीन किसका यानी एक हिस्सा है? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा यह किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? तो ये हो जाएगा तृतीयक जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। और ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कहेगा तो कौन कौन आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र, ये सब प्राथमिक यानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कहेगा इसमें उद्योग और विनिर्माण जो क्षेत्र है वो आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो जाएगा और ये सब जो है आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो मापी जाती है तो ध्यान रखिएगा ये मापी जाती है मुद्रा आपूर्ति की अधिकता। जब बाजार में मुद्रा आपूर्ति की अधिकता हो जाती है तो मुद्रास्फीति जो है इससे मापी जाती है यानी महंगाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो उद्योग को जो बांटा गया था ये कितने वर्गों में बांटा गया था? तो ये हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया था। ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति अप्रैल 1948 ईस्वी में लाई गई थी। और उद्योगों को लघु उद्योग यानी लघुत्तर उद्योग और लघु उद्योग और मध्यम स्तर के उद्योग और बहु उद्योग इसमें बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान जो है कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति को जो कहा जाता है तो ये हो जाएगा यानी इसे कहा जाता है आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 1956 ईस्वी के औद्योगिक नीति को आर्थिक संविधान कहा जाता है। और औद्योगिक नीति जो है 1956 में मतलब 56 के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूपेण जो है लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में कौन जो है यानी तथ्य सुनामी से संबंधित है? तो इसके बारे में बताएं सुनामी के बारे में कौन सा तथ्य जो है सुनामी के बारे में जो सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा कि किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली जो प्राकृतिक घटना है वो सुनामी होती है। तो गलत हो जाएगी, पर्वत की चोटी पर नहीं होता है, ये होता कहाँ है? ये महासागर में होती है। और इसके जो है यानी मूल कारण जो है इसी की वजह से भूकंप आता है। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन किया था? तो 1931 में हुआ था कहाँ पे? कराची में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था ये हो जाएगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता किया गया था। और ध्यान रखिएगा 1931 ईस्वी में जो कराची में अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार इस सब का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। और आगे है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह
के समुद्र तटीय यानी सतह भारतीय समुद्र के तट की कुल लंबाई कितनी है? यानी लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यानी समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कहेगा तो कितना हो जाएगा? तो इसका कुल लंबाई जो है 7500 यानी 17 किलोमीटर इसका कुल लंबाई हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, कहेगा स्थल मंडल यानी भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई हो जाएगा 15,106 किलोमीटर जो है स्थल सीमा की कुल लंबाई है। और तटीय वाला हो जाएगा 7500 जो है 17 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताना है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व का छठा जो है सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और यही बताइए कि भारत का जो है यानी कितना नंबर पे स्थान आता है? तो भारत हो जाएगा 7वें नंबर पे इसका स्थान आता है। और सबसे बड़ा देश कहेगा तो हो जाएगा रूस जो है सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल जो है कौन थे? तो हो जाएगा नित्यानंद जो है कानूनगो यानी उस समय राज्यपाल थे जब बिहार में जून 1968 में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। और ध्यान रखिएगा उस समय कहेगा मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री जो है उस समय मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के मधुबनी जिले में शुरू जो है यानी सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? ये सुखेत मॉडल जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध है यानी प्रदूषण से जो इसका संबंध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यानी सुखेत मॉडल में किसानों न केवल जो गोबर बेचकर स्वच्छ ईंधन पाता है बल्कि उसे जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जो है विधान चंद्र राय जिसको हम लोग BC रॉय के नाम से जाना गया है, ये को भारत रत्न जो है सम्मान कब दिया गया था? तो भारत रत्न सम्मान जो इसे दिया गया तो हो जाएगा 1962 ईस्वी में इसे ये सम्मान दिया गया था। और ध्यान रखिएगा इसका जन्म जो है 1 जुलाई 1982 ईस्वी को बांकीपुर पटना में इसका जन्म हुआ था। और ये जो है पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी बने थे। और इसी के जन्मदिन पर 1 जुलाई को जो है यानी चिकित्सा दिवस जो है मनाया जाता है BC चंद्र राय के जन्म पर। अगला क्वेश्चन है यानी कथक यानी जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से घराना यानी घराने हैं? तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताना ये जो है किस घराने से है? तो ये हो जाएगा कथक शास्त्रीय जो है लखनऊ घराने से भी होता है, अब बनारस घराना भी हो जाएगा और जो है जयपुर घराना ये भी हो जाएगा। तो इनमें से इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि कथक शास्त्रीय नृत्य में लखनऊ घराना भी आता है और बनारस घराना भी आता है और जयपुर घराना भी आता है, इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो पुरस्कार दिया गया था तो वे हो जाएगा भारत रत्न से इसे सम्मानित किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है यानी इसका संबंध किससे था? इसका संबंध जो है यानी शहनाई ये वादक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो मृत कोशिकाओं से कौन सा उत्तक बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम जो है मृत कोशिकाओं का बना है। और ध्यान रखिएगा जो जाइलम जो होता है यानी ये जल संवहन का कार्य करता है। और पादप अस्थायी जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम हो जाएगा और दूसरा फ्लोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी संचरण करती है? यानी कौन सा जो है तंत्र है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचित करती है? तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो संवहन जो है संवहन संबंधी के द्वारा जो है किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को जो है क्या कहा जाता है? जो परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे कहा जाता है नाभिकीय जो ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक जो एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्रोत हो जाएगा ये टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा और खट्टा दूध जो है ये इसमें हो जाएगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा और चींटी में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा यानी
टंडरा हो जाएगा और टेंडन, यानी टेंडन को ही जो है टंडरा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेंडन को ही टंडरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनती है। तो बताना है कि त्वचा जो है किस प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। तो ये हो जाएगा अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा बनता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित जो एकमात्र जो है गैर धातु कौन सी है। जो पीरियडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसके बाईं ओर, तो बाईं ओर में कौन, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो है यानी किसके द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा जो है किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष से जो है दूरी मापते हैं और लंबाई भी क्या है, दूरी में आ जाएगा। ये दोनों जो है इससे मापा जाता है प्रकाश वर्ष से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पर पावर जो है 15 यानी मीटर जो है होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सी ऊतक पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर की हड्डी में जो ऊतक पाया जाता है तो ये हो जाएगा, कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो ये जो है संयोजी ऊतक जो हमारे शरीर में पाया जाता है। और याद रखिएगा, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को इन संबंध करता है तथा इन्हें कुछ अवलंब भी देता है। और ध्यान रखिएगा, संयोजी जो ऊतक होता है ये आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में यानी भरी रहती है संयोजी ऊतक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी के बारे में बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी जो है यानी अत्यधिक ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा जो है निकलता हो। तो सबसे अधिक ऊष्मा किसमें निकलेगा, तो ये निकलता है सल्फ्यूरिक जो है यानी अम्ल का जल में जो घुलना सबसे अधिक जो है यानी ऊष्मा निकलता है। तो ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ जो है समान है। तो एसआई जो मात्रक है किसका समान है बताना है। ये संवेग है, संवेग का क्या होता है फॉर्मूला, यानी संवेग बराबर होता है mv होता है, बल का क्या होता है न्यूटन होता है। तो ये दोनों अलग हो जाएगा। और ये बल और भार जो है इसका जो है यानी इकाई जो है समान होता है। और साथ में ऊर्जा और जो है और कार्य दोनों का समान होता है। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो इसीलिए जो है ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है यानी 101 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांत का जो टूटना शुरू हो जाता है। दांत जो है टूटना शुरू हो जाएगा जब मुंह का जो पीएच मान है ये 5 से अगर कम होने लगेगा तो जो दांत जो है टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, दांतों का इनेमल जो होता है ऊपर में चमकीला वाला जो पार्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे जो है कठोर पदार्थ होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्षा के जल का पीएच मान जो है यानी 5 जो है यानी 6 से कम होती है तो वह जो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा जो है रूपांतरित होता है। जब बादल गरजता है तो उस समय क्या होगा, सबसे पहले जो है यानी गतिज ऊर्जा होगा। बादल इधर से उधर जाएगा तो उसमें गति होगा। उसके बाद जब गति होगा तो वो टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश उसमें उत्पन्न होगा। और उसके बाद जब टकराएगा तो ध्वनि उत्पन्न होता है क्योंकि ध्वनि जो बाद में सुनाई देता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है यानी बी नंबर हो जाएगा। पहले गति ऊर्जा, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद ध्वनि में रूपांतरित होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 104 है कि कौन सा जो है द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री पौधा के बारे में बताना है कौन है। तो ये हो जाएगा यानी शकरकंद जो बेल है ये हो जाएगा द्विबीज पत्र जो है यानी ये वाला हो जाएगा। जिसमें द्विबीजपत्री पौधा किसको कहते हैं, द्विबीजपत्री पौधा उसको कहते हैं जिसमें 2 बीज यानी पत्र हो। जैसे मूली है, शलजम, कपास, नींबू, केला, मिर्च, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब द्विबीजपत्री वाला है। और एक बीजपत्री वाला कहेगा तो ये हो जाएगा गेहूँ, मक्का, प्याज, ये सब क्या है एक बीजपत्री वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण क्या है। जो मृत और सड़े गले पदार्थ से पोषण लेता है उसको जो है कहा जाता है म्यूकर जो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये म्यूकर हो जाएगा। और कुछ और जो है मृत जीवी जो है का उदाहरण हो जाएगा खमीर हो जाएगा, पेनिसिलिन
पेनिसिलियम हो जाएगा, और मशरूम ये सभी मृत जीवी का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रक्रिया किसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहा जाता है इसे यानी बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बायोफोर्टिफिकेशन किसे कहेंगे? यानी वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है उसे बायोफोर्टिफिकेशन केस कहा जाता है। और बायोफोर्टिफिकेशन केस जो उच्च स्तर के विटामिन और खनिज या उच्च प्रोटीन और स्वास्थ्य वसा के साथ यानी फसलों का प्रजनन है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 107 है कि कॉलेरा रोग किससे होता है? जो कॉलेरा रोग होता है ये किससे हो जाएगा? तो ये जो होता है ये हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ध्यान रखिएगा हैजा जो होता है साल्मोनेला जो है कॉलेरी के द्वारा हैजा होता है, और टाइफाइड कहेगा तो ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग इसमें कहेगा तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो है यानी एनोड रे जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी एक्स रे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और इंफ्रारेड जो है ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यानी एनोड रे का जो खोज किया था गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, और ये एक्स किरण का खोज किया गया किसके द्वारा किया गया है? ये खोज किया गया है रोंटगन के द्वारा इसकी खोज किया गया है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है एक्स किरण का यानी टूटे हड्डी का पता लगाने में और सिटी स्कैन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है? यानी कार्बोहाइड्रेट जब पच जाता है तो उसका अंतिम उत्पाद जो है क्या होता है? इसका अंतिम उत्पाद हो जाएगा यानी उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट के बाद ग्लूकोज ये बनता है। और ध्यान रखिएगा ग्लूकोज जो है ये हो जाएगा मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। और यही बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, और ये मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। और इसी तरह से पूछा जाता है कि डाइसेक्राइड के अंतर्गत कौन आएगा, पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत कौन आएगा? तो ध्यान रखिएगा डाइसेक्राइड के अंतर्गत माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है और लैक्टोज आता है, ये तीनों आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। वही पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत कहेगा तो स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा और सेलुलोज हो जाएगा, ये सब पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत। अब मोनोसेक्राइड तो ग्लूकोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें जो है किसके रूप में जाना जाता है? यानी जो जीवाणु है प्रकाश का उपयोग करके यानी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें जो है किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा जीवाणु का बोलेगा खोज किसने किया है? तो जीवाणु का जो खोज है इसका खोज किया गया है लुवेनहॉक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु पौधों को यानी श्वेत श्याम रंग में देख पाता है? यानी जो वस्तु है यानी उसको जो यानी सफ़ेद के रूप में ही यानी सफ़ेद ही दिखाई पड़ता है, तो हो जाएगा जो रात्रि प्राणी होता है उसे वो दिखाई देता है, जैसे चमगादड़ है, उल्लू है, यानी कांटा चूहा है, यानी ये सब को जो है श्वेत श्याम रंग में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कोशिकाओं को जो अध्ययन है इसके अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा साइटोलॉजी जो है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कोशिका का खोज बोलेगा किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिकाओं का खोज किया गया। और ये भी याद रखिएगा कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, और सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जो है सबसे छोटी जो है कोशिका होता है। और वही कहेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे का जो कोशिका होता है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी किसको पदार्थ की पांचवी जो अवस्था माना जाता है? तो पदार्थ की पांचवी जो अवस्था माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा बोस-आइंस्टीन को जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। और ये प्लाज्मा जो है पदार्थ की ये चौथी अवस्था हो जाएगा, ठीक है। और ठोस द्रव गैस क्या हो जाएगा? ये तो पहला, दूसरा, तीसरा अवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार जो है समानुपाती होता है? तो आयाम का जो ये होता है यानी ये हो जाएगा यानी जो है वर्ग समानुपाती होता है।
तो ये हो जाएगा कैसा होता है, ये वर्ग जो है समानुपाती होता है, यहाँ पे घनमूल दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, वर्गमूल, तो ये सब नहीं होगा, यानी आई बराबर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पर पावर स्क्वायर, ए बोले तो आयाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी किस में सबसे जो अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड जो है पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन के अनुसार अमरूद में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका प्राकृतिक स्रोत कहेगा तो आंवला है, ब्रोकली है, अमरूद, ये सब में यानी जो है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट का गुण इसमें विटामिन सी में पाया जाता है। और आगे एक निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है, तो पानी में कहेगा कौन सा पदार्थ घुलनशील है, ये हो जाएगा अघुलनशील है। तो अघुलनशील के बारे में बात कर रहा है तो दूध भी पानी में घुल जाता है, चीनी भी घुल जाता है और नमक भी घुल जाता है, तो उपयुक्त में से जो है कोई जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी किन अंगों का पुनर्जनन की शक्ति होती है, यानी किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है, तो ये शक्ति हो जाएगा किसमें होता है, तो यकृत जो होता है इसमें जो है पुनर्जनन की शक्ति होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। अगला क्वेश्चन है यानी ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ जो है बीमारी वाहक का नाम क्या है, तो सबसे पहले बताना है ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ जो है होता है किसके वजह से होता है, किसको कहते हैं, तो ये डेंगू जो बुखार होता है उसको जो है इन हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। और ये जो फैलता है ये किससे फैलता है, तो ये एडिस जो है मच्छर के काटने से फैलता है। और ध्यान रखिएगा और मलेरिया जो फैलता है ये एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है और एडिस मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे यानी बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए प्रमुख जो उत्तरदायी है, तो कौन सा हो जाएगा प्रमुख उत्तरदायी, तो ये हो जाएगा मेलानिन की वजह से ही जो है हमारे बाल, त्वचा और आँखों का जो है रंग जो है यानी रंग के लिए जिम्मेदार है मेलानिन। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए यानी जिसमें जीव जो है अपना पोषण और मतलब विघटनशील पदार्थ से विलय के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी जो है पोषण जो है यानी ये हो जाएगा। तो 120 क्वेश्चन था।